हेलो एवरीवन। आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसे जीएस जीके या सब्जेक्ट एसएसटी कह सकते हैं। हर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसके नाम लिए जाते हैं और जीएस में हम टॉपिक पढ़ेंगे संविधान, जो हर एग्ज़ाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब में लगभग वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे संविधान। संविधान क्या है, कैसे बना, कहाँ से आया संविधान। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपना संविधान। संविधान के बारे में आप सबने सुना होगा। संविधान सुनने में बहुत आता है, संविधान संविधान। तो संविधान क्या है, संविधान क्या है, पहले यही बनता है क्वेश्चन समझने के लिए। तो संविधान एक रूल बुक है। क्या है? एक बुक। क्या है संविधान? एक रूल बुक है जिसमें लिखा गया है कि हमारे देश का संविधान, हमारे देश का शासन यानी हमारे देश की सरकार कैसे काम करेगी, सरकार की क्या शक्तियां होंगी, कैसे सरकार बनाई जाएगी और लोगों का किस तरह से लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, यानी कि लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, लोग विकास कर सके। जो देश की जनता है, नागरिक है, वो विकास कर सके, क्योंकि एक देश के नागरिक विकास करते हैं तभी उस देश का विकास होता है। तो ये सब चीज़ें, सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, सभी वर्ग के लोगों का, देश के अंदर जितनी भी जाति है, जितने भी धर्म है, मतलब कि सभी वर्ग के लोगों का एक साथ लेके देश का विकास कैसे किया जा सके, ये सब बातें कहाँ लिखी हुई हैं? संविधान में। कोई भी नेता, राजनीतिक दल है या कोई भी नेता है, वो तानाशाह ना बन सके देश पर। जैसे पहले कभी अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया, ऐसे हमारा देश फिर दोबारा कभी गुलाम ना बन सके, एक गणतंत्र, स्वतंत्र और प्रजातंत्र बन के रहे। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ डिस्कस आज हम देखेंगे, संविधान में पढ़ेंगे। ये संविधान कैसे बना और संविधान को संविधान सभा ने कैसे बनाया, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ये सब बातें हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि संविधान को संविधान सभा ने बनाया। अब हम ये देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो आज शुरू करते हैं हम। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? पता है कि देश का संविधान तो संविधान सभा ने ही बनाया होगा, पर सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? संविधान सभा की मांग सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी रॉय एम एन रॉय ने 1934 में, कि देश में एक संविधान बनना चाहिए, उसके लिए संविधान सभा होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है कि किसी ने एक बार बोल दिया, और वो भी अंग्रेज सरकार के टाइम में, कि किसी ने एक बार बोल दिया और वो चीज़ें मिल गई हों। उसके बाद दोबारा राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग की? 1935 में। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी कि भाई हाँ, संविधान सभा होनी चाहिए। और संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय कांग्रेस ने कैसे, जैसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, तो उन अधिवेशन के अंदर ये मांग रखी गई थी कि हाँ भाई, हमारा देश भारत है और इसमें इसका खुद का संविधान होना चाहिए, और उसके लिए एक संविधान सभा हो जो इसके संविधान का निर्माण कर सके। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में यह मांग की थी कि संविधान सभा जो बनाई जाएगी, उस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनको प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार के द्वारा चुना जाए, कि जो भारत की जो जनता है वो ही संविधान सभा के सदस्यों को चुने, ताकि उनके प्रतिनिधि उनकी समस्याओं को लेकर आए और उनके समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संविधान बना, ताकि जो प्रतिनिधि संविधान की समस्याओं को लेकर आएंगे वो उनके बीच से आएंगे, उनको पता होगा कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, कि कैसे किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनको कैसे निकाला जा सकता है, उनका विकास कैसे किया जा सकता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वैश्विक मताधिकार के द्वारा संविधान सभा की मांग की थी।
पर ऐसा नहीं है। अंग्रेज सरकार जैसे सबने एक बार बोल दिया कि हाँ भाई ले जाओ भाई, तुम्हारी संविधान सभा बना लो, आपकी मर्जी हो चलेगी। अब ऐसा कुछ होने वाला था नहीं। संविधान सभा की मांग को स्वीकार तो किया, नेहरू जी की इस मांग को स्वीकार तो किया गया था, पर सैद्धांतिक तौर पर धरातल पर इस पर कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर बोल दिया गया कि चलो ठीक है आपकी मांग मान लेते हैं, परंतु उस पर धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। जिसे इसी मांग को मानने को 1940 का अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया जाता है। जो 1940 का अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है वो यही है। 1940 का अगस्त प्रस्ताव यही है कि अंग्रेज सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस मांग को 1938 की वैश्विक मताधिकार की संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। उसे ही 1940 का अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अब ये तो थे संविधान सभा के बनने से पहले कब कब उसके लिए मांगी उठी थी। अब ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे संविधान सभा बनी। क्या वैश्विक मताधिकार से बनी, या किस किस को कब कहाँ कितना प्रतिनिधित्व मिला, ये सब बातें अब हम इस आगे डिस्कस करते हैं। अब संविधान सभा का जो गठन है वो नवंबर 1946 में, कब? नवंबर 1946। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, उसने जो सुझाव दिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत, मतलब इस कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिए थे उसके अकॉर्डिंग संविधान सभा का चुनाव किया गया था। ना कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि वैश्विक मताधिकार से संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में जो उन्होंने सुझाव दिए उसके अकॉर्डिंग ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। और कैबिनेट मिशन ने बोला कि संविधान सभा के कुल कुल कितने सदस्य होंगे। कैबिनेट मिशन ने कहा कि कुल सदस्य 389 होंगे। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि संविधान सभा के कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत की 296 सीटें होंगी, और देसी रियासतें, बस्ती देसी रियासतें हैं। अब ये ब्रिटिश भारत और ये देसी रियासतें क्या है भाई? तो देसी रियासतों की 93 सीटें। अब ब्रिटिश भारत का मतलब है भारत के जिस जिस हिस्से पर डायरेक्टली ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का अधिकार था, क्राउन का अधिकार था, उस एरिया में 296 कैंडिडेट्स आएंगे वहां से। वहां पर 296 सीटें होंगी। और जो देसी रियासतें, जो नाम के राजा बचे हुए थे, चलती तो वहां भी अंग्रेजों की थी, क्योंकि इनको भर भर के कर टैक्स वगैरह देना पड़ता था अंग्रेजों को, पर फिर भी हाँ अपनी शान के लिए मरते थे और नाम के राजा बने बैठे थे। तो उन देसी रियासतों को 93 सीटें दी गई। और जहाँ जो इंडिया ब्रिटिश के अंडर आता था वहां 296 सीटें दी गई थी। अब देसी रियासतों को और इनमें इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब इन सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। कितनी जनसंख्या? 10 लाख, लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी। और जो ये 296 सीटें हैं ये भी 3 हिस्सों में डिवाइड थी। 3 हिस्सों में नहीं, मतलब कि जिस धर्म के अकॉर्डिंग लगा लो, या हिंदुओं को जो सामान्य थे, मुसलमान थे, मुस्लिम लीग मुसलमान, और सिख, इन सब के हिसाब से ये सीटें बटी हुई थी। और ये जो 93 सीटें थी ये देसी रियासतों में बटी हुई थी। और लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट दी गई थी। जो ये 3 तबके हैं ये 296 सीटों में थे, ना कि 93 सीटों में थे। चलो अब इनको भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। जो सीटें ब्रिटिश प्रांतों को मिली थी, जैसे कि 296 सीटें हैं, वो 3 समुदायों में बटी हुई थी, जिसमें से संविधान सभा का जो चुनाव है
संविधान सभा का चुनाव। अब हम देख लेते हैं संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। संविधान सभा चुनाव, संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने लग गए थे। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, जिसमें से 296 सीटें जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आती थी, उसमें से 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस उस समय एक बहुत बड़ी पार्टी थी और देश का प्रतिनिधित्व करती थी, तो उनको सीटें मिली 208। अब मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम भी तो बहुत अधिक थे, मुस्लिम पार्ट भी तो था, मुस्लिम लीग जो बाद में जाके पाकिस्तान बना, मुस्लिम लीग, इसको 73 सीटें दी, 73 सीटें मिली। जब चुनाव हुए तब 296 जो सीटें थी उनमें से राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। और जो बाकी बचते हैं, जो स्वतंत्र सदस्य थे, कुछ स्वतंत्र थे, ना वो मुस्लिम लीग के थे ना वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, तो उनको 15 सीटें मिली थी। और जो बचती हैं देसी रियासतें, देसी रियासतें जो थी, देसी रियासतों ने तो संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया, भाग नहीं लिया, उन्होंने अपने आप को इससे अलग रखा। पर बाद में धीरे धीरे वो सब शामिल हो गए थे। पर शुरू में जो चुनाव हुए, जो 2-4 बैठकें हुई थी संविधान सभा की, जो संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, उसमें देसी रियासतों ने कोई भाग नहीं लिया था। और सबसे बड़ी बात, अब राष्ट्रीय कांग्रेस की 208 सीटें थी, यानी कि 208 सदस्य आए थे, पर महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है और हम ध्यान रहता नहीं है, राष्ट्रीय कांग्रेस वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो ये पता चले कांग्रेस के सदस्य थे, हम सोच, और लगभग सभी कांग्रेस के सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे, तो दिमाग में यही रहता है और हम महात्मा गांधी पर टिक कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब भाई चलो, इतना काम हो गया, संविधान सभा का चुनाव हो गया, संविधान सभा की सीटें आवंटित हो गई कि भाई कितनी किसको मिली है। अब जो था मेन काम वो शुरू होता है, वो था संविधान बनाने का काम। अब भाई संविधान बनाना भी कोई हंसी मजाक नहीं था, क्या कैसे बनाया जाए, इसमें क्या कुछ शामिल किया जाए, संविधान कैसा होना चाहिए, कैसे सभी वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति है, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुस्लिम है, सभी वर्गों के लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए। संविधान तो ऐसा ही हो जिससे जनता खुश हो, जनता खुश है, जनता का विकास है, तभी तो देश का विकास है। तो संविधान बनने का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले संविधान सभा के सदस्य इकट्ठे होते हैं और एक मीटिंग करते हैं। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, 9 दिसंबर 1946 को। ये ध्यान रखिएगा, बैठकों से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। तकरीबन सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बैठकों से जरूर आ जाता है। जहाँ भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ ये बैठकों के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर को हुई, यानी कि संविधान सभा के सभी सदस्य वहाँ इकट्ठे हुए और टोटल 211 सदस्य वहाँ उपस्थित हुए। कितने सदस्य? 211 सदस्य उपस्थित हुए। और पहली बैठक में जो सबसे बड़े, मतलब कि अब बैठक शुरू हुई है तो बैठक में भाई कोई हेड भी होना जरूरी है। तो अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं किया गया था कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए, तो इसलिए जो सबसे वरिष्ठ थे, जितने सदस्य थे 211, इनमें से सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अध्यक्ष। पर ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई, सॉरी मैं अस्थाई नहीं लिखा, अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया पहली बैठक में। और जैसे ही दूसरी बैठक होती है तब उन्होंने अपना एक स्थायी अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष चुन लिए थे। तो ये 2 बातें इसमें आती हैं कि पहली बैठक 9 दिसंबर और अध्यक्ष मतलब अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अब आ जाती है दूसरी बैठक। दूसरी बैठक कब होती है?
ठीक जस्ट इसके 2 दिन बाद, ये 9 दिसंबर, वो 11 दिसंबर, 1946 को दूसरी बैठक शुरू हुई। अब इसमें इन्होंने कहा कि भाई पहला काम यही करते हैं कि अपना एक स्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं। तो उन्होंने अपना अध्यक्ष चुना, स्थायी अध्यक्ष किसको चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, जो जब तक विधानसभा बनी रही तब तक अध्यक्ष रहे। इन्हें स्थायी अध्यक्ष चुना गया और 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए। भाई जैसे अब कभी क्या होता है, बहुत काम होते हैं, सभी काम सब पर अध्यक्ष से साइन चाहिए, कभी कभी अध्यक्ष ना भी आए, तो उपाध्यक्ष इसलिए चुने जाते हैं ताकि अध्यक्ष की मदद कर सकें और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम कर सकें। तो डॉक्टर एच सी मुखर्जी, डॉक्टर एच सी मुखर्जी, डॉक्टर एच सी मुखर्जी, और दूसरे थे डॉक्टर वी टी कृष्णामचारी, डॉक्टर वी टी कृष्णामचारी, वी टी कृष्णामचारी। भाई देख लेना, ये नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें लिखनी और याद करनी। इनको अगर याद अभी पढ़ने एक बार समझने से बात नहीं बनेगी, जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे, मतलब इनको नोट डाउन करेंगे इन सबको, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। बाद में एक बार रिवीजन तो हर चीज़ का बहुत ज़रूरी होता है। ये उपाध्यक्ष थे। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, इसमें टोटल 211 सदस्य आए और इसमें इन्होंने पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एच सी मुखर्जी और डॉक्टर वी टी कृष्णामचारी उपाध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है भाई, अब मैं इसको रब कर दे रही हूँ और आगे चलते हैं। और जो देसी रियासतें थी जो विधानसभा से दूर थी, वो भी धीरे धीरे इसमें इंक्लूड होने लग गई थी। और अब क्या था, तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक विधानसभा की जो तीसरी बैठक थी, वो भी 2 दिन बाद, 9 दिसंबर पहली, 11 दिसंबर दूसरी, और अब आ जाते हैं 13 दिसंबर। ये जो विधानसभा की स्टार्टिंग की बैठक और एक लास्ट बैठक है, इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। और इस बैठक में, जो ये तीसरी बैठक होती है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इनका एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बना हुआ है ये, और इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया। उद्देश्य प्रस्ताव, अब ये तो बहुत सुना है, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, 13 दिसंबर 1946 की तीसरी बैठक में दिया, प्रस्तुत किया था, दिया नहीं प्रस्तुत किया। पर ये था क्या? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐसा कुछ 8-10 पॉइंट को नोट करके दिया गया था कि अब जो है अंग्रेज जब हमारे देश से जाएंगे, अब हम जो विधानसभा बना रहे हैं, तो अब भी अगर हमने अंग्रेजों के अंडर में दबाव में आके कोई रूल्स बनाए, तो फिर क्या हमारा देश आज़ाद हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव में दिया कि हमारा जो देश है भारत, वो गणतंत्र, स्वतंत्र, संप्रभुता संपन्न देश हो गया है। अब हमारी अपनी संविधान सभा होगी और वो भारत देश के अपने संविधान का निर्माण करेगी, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक इस तरह से इसमें सभी, मतलब कि सभी वर्ग के लोगों का विचारों को लिया जाएगा, सभी वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर रूल्स बनाए जाएंगे। ये सब बातें इसमें इंक्लूड की गई थी। ये सब बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल किए पेश की गई थी, और इन सभी बातों को सभी ने सर्वसम्मति से मान भी लिया था। इसलिए 22 जनवरी, अब ये 1946 के दिसंबर में दिया था, तो 1947, 22 जनवरी 1947 को सभी ने इसको उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को सबने स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, बात भी सही थी, स्वीकार करने की तो थी। तो सभी विधानसभा के सदस्यों ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।
और जो देसी रियासतें जो अलग थलग थी कि नहीं हमें इस विधानसभा में शामिल नहीं, उन्होंने सोचा कि हाँ भाई है तो देश के विकास का काम अच्छा है, विधानसभा में जाएंगे हम भी अपने विचार रखेंगे। तो जो देसी रियासतें थी उन्होंने भी अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा में भेजना शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद भाई आई वो घटना 3 जून 1947, जब हमारे देश में क्या हुआ था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत हमारे देश के बंटवारे को स्वीकार किया गया था। तो उसके बाद सभी 3 जून, अब ये भी क्वेश्चन हमारा बल्कि देश तो आजाद 15 अगस्त को था, मारकाट उसी दिन मची थी पर उससे पहले मची थी, पर 3 जून 1947 को जो बंटवारे की जो बात थी वो 3 जून 1947 को बंटवारे के लिए माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था। तो 3 जून 1947 को बंटवारे के लिए माउंटबेटन योजना स्वीकारा गया। और इसके बाद सभी देशी रियासतें शामिल हो गई थी। अब जब हमारा देश मतलब कि बट गया तो वही क्या था, जो सीटें मिली हुई थी हमें वो भी तो बट जानी थी। जो 389 सीटें थी अब वो 389 नहीं रहने वाली थी, क्योंकि आधी जनता उधर चली गई, तो उनके जो प्रतिनिधि थे पाकिस्तान में चली गई थी। मुस्लिम लीग तो चली गई, मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स तो चले गए, पर उसके बाद भी काफ़ी उम्मीदवार जो थे वो भी दूसरे पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे। तब 1947 के बाद जो सीटें थी अब वो सीटें कितनी हो गई, 299, जिसमें से अब इन 299 में से भी दो हिस्सों में बट गई। एक तो प्रांतीय सदस्य, मतलब कि जो ब्रिटिश अंडर में आए थे वो, तो उनको अब हमने यहाँ प्रांतीय सदस्य मिल गए, क्योंकि अब ब्रिटिश का तो खत्म हो गया, ब्रिटिश तो चले गए 1947 के बाद, 1947 के बाद। तो 299 कुल सदस्य थे, कुल। और उनमें से प्रांतीय कितने बच गए, जो प्रांतीय सदस्य थे, प्रांतीय सदस्य बच गए हमारे 229 यानी 229। और जो रियासतें थी वो बच गई 70। रियासतें कितनी बच गई हमारी, रियासतों के जो सदस्य थे, रियासतों के सदस्य बच गए 70। ठीक, अब यहाँ तक काम हो गया भाई, हमारा देश आज़ाद हो गया, रियासतें बट गई, नहीं सॉरी, देश के दो हिस्से हो गए, अब सीटें भी बट गई, दोबारा से इस विधानसभा का गठन हुआ। अब एक बात और कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर बहुत ही सम्मानीय हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो पहले थे बंगाल से, सॉरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से थे, बंगाल से चुने गए थे, बंगाल से चुने गए। पर अब जैसे बंटवारा हो गया तो बंगाल तो पाकिस्तान के पास चला गया, तो अब फिर बाद में उनको कहाँ से चुना गया, बाद में बॉम्बे से चुने गए वो, क्योंकि वो तो विधानसभा में एक अहम रोल प्ले करने वाले थे, अहम सदस्य थे वो। तो बाद में वो कहाँ से चुने गए, बॉम्बे से, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उन्हीं को तो संविधान का मेन, संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है एक तरह से, संविधान सभा की, क्योंकि संविधान को जो प्रारूप तैयार किया था वो तो भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया था। अब इसके आगे चलते हैं भाई, यहाँ तक हो गया, सबको समझ में आ गया, तो चलो आगे चलते हैं। अब जो विधानसभा में जो इतनी प्रोसेस होती रही है, उतार चढ़ाव चलते रहे, बीच बीच में तो काम तो संविधान बनने का काम भी शुरू हो गया था, अब संविधान बन रहा था तो उसके बीच में कई काम हुए थे। जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, 22 जुलाई, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950, ये 3-4 क्वेश्चन है, अभी ध्यान से देख लीजिए। 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान, जो हमारा राष्ट्रगान है वो, हमारा राष्ट्रगान क्या है भाई,
वंदे मातरम, ना सॉरी, जनगण मन। तो हमारे राष्ट्रगान है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को, और 24 जनवरी 1950 को ही हमारे राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया है। तो 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत भी हमारा 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। ये दोनों ध्यान रखिएगा। सॉरी, लिखने में बड़ी मिस्टेक हो रही है बार बार। राष्ट्रीय गीत। और अभी एक बात और हुई थी इसी दिन, 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्हें क्या बनाया गया था? देश का स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति, देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था, राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति चुना गया। तो ये 24 जनवरी 1950 को 3-4 बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति, ये राष्ट्र। और 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस में बहुत बार, राष्ट्रीय ध्वज वाला तो बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं, इनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो हमारा जो देश का संविधान है, 2 साल 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा ने कुल 11 बैठकें की और इतने टाइम के अंदर संविधान को बना दिया। 2 साल 11 माह 18 दिन, इतना टाइम हमारे देश को संविधान को बनने में लगा, संविधान बना। इतना टाइम संविधान बनने में लगा। ठीक, अब इतने टाइम के अंदर 11 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? 11। इसकी संविधान सभा की। इस विधान सभा की, जैसे संविधान बना रहे हैं, जिस जिसको काम सौंपा गया वो काम कर रहे हैं, पर संविधान सभा की बैठ के करके उस काम को फिर डिस्कस भी तो किया जाता है कि हाँ भाई क्या कुछ हो रहा है, क्या कैसे प्रोसेस चल रही है, किस किस चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, कहाँ कमियाँ हैं, इन सब चीज़ों के लिए फिर बैठ के भी करनी पड़ती हैं। तो 11 बैठकें हुई संविधान सभा की। और आप लोगों को पता हो लगभग 60 देशों के संविधान, भाई संविधान बनाया है तो कहाँ से बना? ऐसा तो है नहीं कि कहीं से बुक हमें लिखी लिखाई मिल गई, गए शॉप से खरीद लाए, ऐसा तो कुछ था नहीं। भाई संविधान बनाया है और फिर ऐसी वैसी भी नहीं है कि उसको रोज़ चेंज किया जा सकता है, या चलो भाई ये बुक ले, नहीं पसंद नहीं वापस कर देते, दूसरी ले लेते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो संविधान बनाने के लिए सभी देशों से जो हमारे देश के लिए सूटेबल हो और अच्छी अच्छी बातों को लिया गया। ऐसे नहीं कि आँख मिच के चलो अमेरिका अच्छा देश है वहाँ से उठा लेते हैं, इंग्लैंड है जो ब्रिटेन है यहाँ से उठा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे संविधान निर्माताओं को जिस जिस संविधान में जो जो बातें अच्छी लगी उनको अपने संविधान में लेके आए, और उस पर भी काफ़ी विचार विमर्श होने के बाद एक्सेप्ट किया गया। तो कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया? 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। 60 देशों के संविधानों का अवलोकन हुआ, जब जाकर हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ, और उसमें भी बहुत कुछ अपना ऐड किया गया है। अवलोकन का मतलब ये था कि उनको देखा, समझा और फिर अपने देश के लिए कुछ चुना। तो कितने देशों के, ये इम्पोर्टेंट बनते हैं क्वेश्चंस, ये बहुत ही, इसीलिए मैं इनको नोट डाउन कर रही हूँ। ये एक एक लाइनर हैं और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं, तभी इनको नोट डाउन करके मैं आपको समझा रही हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बात और हमने डिस्कस नहीं की, संविधान पर खर्चा भी तो लगा, भाई इतने लोग थे, उनको सैलरी वगैरह भी देनी पड़ी होगी, ऐसी तो बात है नहीं। एक बैठ के होती थी, कोई जगह भी रिक्वायर्ड थी उनके बैठ आने जाने का, बैठने का भी, बहुत हर तरीके से खर्चा लगता है। तो संविधान बनाने में कितना खर्चा आया? संविधान बनाने में 64 लाख, लगभग 64 लाख का खर्चा आया था। कितना खर्चा आया था? 64 लाख। संविधान बनाने में 64 लाख खर्च। कितना खर्चा आया? 64 लाख खर्चा आया था। और जब 22 जनवरी 1947 को जब उद्देश्य प्रस्ताव पास हो चुका था, उसके बाद संविधान का बनाने का काम शुरू हो गया था, और उसके लिए बहुत सी समितियां बनाई गई थी, क्योंकि किसी समिति को कुछ काम सौंपा गया, किसी समिति को कुछ काम सौंपा गया था।
तो उनमें से समितियाँ तो बहुत थी और सभी जरूरी थी, पर जो सबसे अहम समिति थी ना वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। कौन सी थी? प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ऐसे इस प्रारूप समिति को 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को बनाया गया प्रारूप समिति को। और अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका यहाँ बहुत ही अहम काम रहा, बहुत ही मेन रोल रहा। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बहुत ही सम्मानीय इंसान हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके कुछ अन्य सदस्य भी थे, 6 अन्य सदस्य थे, यानी कि इसमें जो टोटल सदस्य थे 7, जिसमें से एक हो गए अध्यक्ष और एक हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सॉरी, एक हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष और 6 इसके अन्य सदस्य, यानी कि कुल 7 सदस्य थे। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। और इनका काम क्या था? इनका काम था संविधान के प्रारूप को तैयार करना। मतलब कि जो संविधान के निर्माताओं ने जो जो दूसरे संविधानों से जो जो बातें ली उनको इकट्ठा किया। सभी समितियों ने अपने अपने विचार विमर्श किए। जिस समिति को जो काम सौंपा गया था सबने अपने अपने विचार दिए उस पर। उन सब बातों को इकट्ठा करके संविधान का एक प्रारूप होता है, ढांचा तैयार किया था। प्रारूप उनको लिखा या भाई उनको ऐड करते चले गए। तो उन सब चीज़ों को भीमराव अंबेडकर जी ने किया। और उन विधानसभा में फिर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रारूप को पढ़ा, प्रारूप को पेश किया। तो प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप, जो प्रारूप समिति बनाई थी भीमराव अंबेडकर जी ने, उन्होंने संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 को पेश किया। पहला 2-3 बार उन्होंने काम किया था इस पर। पहला प्रारूप पेश किया ताकि इसमें कोई कमियां हो, लोग अपने सुझाव दे सके, विचार विमर्श कर सकें। तो पहला प्रारूप फरवरी 1949 में दिया। उसके बाद इस प्रारूप पर चर्चा और संशोधन करने के लिए जो उन्होंने पहला प्रारूप पेश कर दिया, भाई संविधान में ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, ऐसे ऐसे नियम बनाए जाएंगे, ये सब बातें उन्होंने पेश कर दी विधानसभा के सामने। और फिर जो देश की जनता थी वहाँ उन मतलब इस प्रारूप को प्रकाशित करवाया, लिखवा कर प्रकाशित करवाया कि देश की जो जनता है, जनता के जो सोच समझ मतलब कि जनता इसको पढ़े समझे और फिर हमें बताए कि इसमें क्या कमियां हैं। तो जनता को ये पहला प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया और जनता ने फिर इसमें बल्कि देश के नागरिकों ने अपनी शिकायतें सुझाव पेश किए। और जो शिकायतें सुझाव दिए गए उनको ध्यान में रखकर फिर दूसरा प्रारूप तैयार किया। दोबारा उसमें मतलब कि चेंजेस लाए। प्रारूप दूसरा प्रारूप का मतलब तो यही है, पहला जो दिया था उसमें जो कमियां थी, कमियां होने के बाद फिर दूसरा प्रारूप उन्होंने तैयार किया अक्टूबर 1948 में। यानी कि यहाँ पर ये पहला और ये दूसरा प्रारूप, और इसके बीच में बहुत कम टाइम लगा था, जिसमें इन्होंने इतने कम टाइम के अंदर इन्होंने इसको दोबारा तैयार कर दिया। और फिर दूसरे प्रारूप में भी अगर कोई कमियां थी उनको भी निकाला गया। फिर तीसरा प्रारूप भी बनाया गया। तो तीसरा प्रारूप तो अंतिम था। तो 4 नवंबर 1948 को, अक्टूबर के बाद नवंबर, सीधा नवंबर पे आ गए। फरवरी से अक्टूबर का टाइम दिया क्योंकि पहले प्रारूप में बहुत कमियां थी। फिर लोगों के पास सुझाव के लिए भी भेजा था, भाई प्रकाशित किया गया कि बताइए इसमें क्या कमियां हैं, तो उन्हें कहाँ दूर किया जाए। जब उन कमियों को निकालकर फिर दूसरा प्रारूप तैयार किया 2 अक्टूबर 1948 को। उसमें भी थोड़ी बहुत कुछ कमियां थी, फिर उनको तो तुरंत ही मतलब कि हाँ इसमें ज़रा बहुत कुछ कमियां निकली थी, उनको फिर जल्दी ही रिमूव करके और 4 नवंबर 1948 को प्रकाशित कर दिया गया। 4 नवंबर 1939 को फिर तीसरा प्रारूप प्रकाशित किया गया। दूसरा नहीं, अभी आ जाएगा तीसरा प्रारूप। तीसरा प्रारूप प्रकाशित किया गया जो लास्ट था, जिसको ये सोच लीजिएगा कि संविधान को पहली बार 4 नवंबर 1948 को संविधान को पहली बार पढ़ा गया था। और 4 नवंबर से 5 नवंबर तक संविधान पर चर्चा चली। भाई अब इतना बड़ा संविधान बनाया है, डिस्कशन तो चलना ही है। यानी कि अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। फरवरी 1948 को पहला प्रारूप बताया, पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया।
उसमें कमियां निकाली गई, कुछ सुझाव दिए गए, उन सुझावों को दूसरे प्रारूप में शामिल किया गया। और जब इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां निकली वरना कहा भाई ओके है, तब उन्होंने इसको फाइनल रूप दिया तीसरे प्रारूप के रूप में। और फिर 4 से 5 नवंबर तक इस पर चर्चा चली। अब बात आती है संविधान बनकर भाई तैयार हो गया, सभी लोगों के सामने पेश कर दिया, चर्चा हो गई, कमियां निकाल दी, तो भाई क्या हो गया, अब संविधान रेडी है हमारा। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पर संविधान सभा में, कब, 26 नवंबर 26 नवंबर लिखने में गलती हो रही, 26 नवंबर 1949 संविधान को संविधान सभा में, संविधान पर क्या हुआ, संविधान पर 284 से जो संविधान सभा के सदस्य थे, 284 सदस्यों ने संविधान पर 284 सदस्यों ने साइन कर दिए। भाई लास्ट में साइन तो होगा कि हाँ हम इसको स्वीकार, भाई हाँ ये ठीक है और हम अप्रूवल देते हैं, तो सदस्यों ने इसको स्वीकार कर लिया, सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। संविधान पर 284 सदस्यों ने, जबकि सदस्य तो 299 थे, टोटल तो 299 थे, पर जो उपस्थित थे उस दिन 284 सदस्य क्या थे, उपस्थित थे, बाकी आए नहीं थे उस दिन किसी वजह से। तो 284 सदस्यों ने उस पर साइन कर दिए और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को खुद को सौंप लिया गया था। और कुछ अनुच्छेद, जैसे कि 26 नवंबर को कुछ अनुच्छेद थे, कुछ अनुच्छेद 15 अनुच्छेद थे, कुछ अनुच्छेद यानी कि 15 अनुच्छेद थे, जिनमें शामिल थे 5, 6, 7 ऐसे करके, जैसे कि 5, 6, 7 जो अनुच्छेद जरूरी लगे कि भाई हाँ इन्हें आज से ही लागू कर देते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके, कुछ 60, 324, 366 ऐसे करके कुछ अनुच्छेद थे, 367, 380, 388, 391, 392 ऐसे करके कुछ अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद थे, जिनको 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया। बाकी जो हमारा संविधान बचा था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब भाई ऐसा क्यों किया, कुछ को पहले कुछ को बाद में, एक साथ ही क्यों नहीं लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को, बाकी संविधान को लागू किया? तो ऐसा क्यों किया, एक बार क्यों नहीं लागू किया? इसके पीछे भी एक रीजन था। जो 26 जनवरी को जो ये अनुच्छेद लागू किए गए थे, उसी दिन से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस दिन, बल्कि जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे उनको तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया, संविधान को स्वीकार कर लिया गया, हस्ताक्षर हो गए, संविधान स्वीकार हो गया और इन अनुच्छेदों को लागू कर दिया। और जो संविधान सभा थी उसे ही, जो हमारे देश की संविधान सभा थी उसे ही अंतरिम संसद समझ लिया गया। संविधान सभा को ही अंतरिम संसद माना, क्योंकि 1951-52 के दौरान जो 1951 और 1952 के दौरान जो चुनाव हुए थे, तभी तो नई संसद का चुनाव हुआ था। तो इससे पहले 1951 और 1952 के चुनाव से पहले का जो टाइम बचता है 1949 से, तो उसके बीच का जो टाइम था, इसके बीच में संविधान 1949 को संविधान सभा पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और उसको संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। और जो 1959 और 1952 के बीच में जो चुनाव हुए थे, उसके बाद ही तो संसद के सदस्य चुने गए और संसद बनी थी। उससे पहले जो देश का कार्य संभाला, जो अंतरिम संसद थी, उसका काम हमारे संविधान सभा ने ही किया था। जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्हीं को संसद के सदस्य मान लिया गया था। और हमारा जो संविधान था, अब हमने बताया कि कुछ अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे और कुछ को 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी का एक अपना महत्व था। और उस दिन को जो हमारे जो कांग्रेस के सदस्य थे या जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, कांग्रेस का ही प्रभुत्व था एक तरह से संविधान सभा में। मोस्टली 208 सदस्य जो सिलेक्ट होके आए थे कांग्रेस से, तो क्या था कि उनका ही संविधान सभा में प्रभुत्व था।
तो उन्होंने क्या कहा कि जो 26 जनवरी का दिन है इसे हमें याद, बल्कि इनका कोई पहले से ही क्या था, विशेष महत्व था। विशेष महत्व ये था कि इस दिन 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ, आगे लिखती हूँ। भाई 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो भाई 26 जनवरी को ही क्यों मनाया गया? तो क्योंकि 26 जनवरी के दिन जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस थी, कांग्रेस का जो एक लाहौर अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 में, सॉरी 1929 था, 1929 में हुआ था। तो उसमें 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी के दिन को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया गया था। तो इसलिए उस दिन को यादगार बनाए रखने के लिए जो 26 जनवरी थी, 26 जनवरी को क्या मनाया था इन्होंने, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज, क्योंकि उस टाइम तो भाई अंग्रेजों ने जो स्वराज दिवस मनाया गया, अंग्रेज जो थे उनका अधिकार था, उन्हीं के अंडर में आते थे। तो जब कांग्रेस की मीटिंग्स होती थी तब वो वहाँ फाइनल करते थे कि अब हमें कैसे क्या आगे काम करना है, कैसे ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगे पेश करनी है, कैसे क्या। तो इस दिन उन्होंने जो ये अधिवेशन हुआ था इसमें ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। तो उसी समय से इस दिन का एक अलग महत्व था, जिसके लिए हमारे संविधान को जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, स्वीकार कर लिया गया था, सबके साइन हो गए थे, तब भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। सिर्फ इसीलिए लागू नहीं किया कि कुछ जरूरी बातों को, कुछ जरूरी अनुच्छेदों को उस दिन लागू कर लेते हैं और जो बाकी बचेंगे उसको हम 26 जनवरी को लागू करेंगे। इसलिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी का ये महत्व था कि इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी संविधान के बारे में काफ़ी कुछ बचता है पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो संविधान की विशेषताएं हैं, संविधान कहाँ से लिया गया है, संविधान के बारे में और जो भी कुछ बचता है, संविधान की कुछ नीतियाँ बचती हैं, ये सब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।